हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आप सभी लोगों को मालूम होगा आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ठीक है, 16 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब आपका जो पूरा स्कीम आ जाएगी कि कब आपका होगा एग्ज़ाम होगा, आप फर्स्ट पेपर वालों का कब होगा, मान लीजिए जो अदरवाइज सब्जेक्ट जो हैं उनका कब होगा, आपका एजुकेशन का कब पड़ता है, तो अभी आपकी इसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हो गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर से ही है। ठीक है, और बहुत लोग कह रहे हैं यूट्यूब पर, मैंने ऐसी भी वीडियो देखी है कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है। ठीक है, तो ये न्यूज़ फेक नहीं है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की यूजीसी के साइट पर ही पड़ी हुई है और ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल से सही है। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी बहुत और ज़्यादा शुरू कर दीजिए। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी यूट्यूब पर आए, और अभी मैं फर्स्ट बार ही आपका यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिससे अभी हमारा सिलेबस 50% ही हुआ है। ठीक है, 50% ही सिलेबस ख़त्म करवा पाई हूँ, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से बोल भी चुकी हूँ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पर डे का 2 वीडियो दे सकूँ। मुझे भी लग रहा है कि आपका सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और हमारा एग्ज़ाम 1 महीने बाद कंडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए 20 से 25 डेज़ ही बचे हैं, तो हमारा सिलेबस तो ख़त्म होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो रिसर्च तो मैं आपकी पूरी करवा ही दूँगी। ठीक है, रिसर्च पूरी करवा दूँगी और इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं वो पूरा करवा दूँगी। ठीक है, इसके बाद आगे की जो यूनिट है वो आप सभी लोगों से मैं सॉरी बोलूँगी, मैं नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है तो मुझे भी उसकी अपनी खुद की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को, लेकिन अगले सेशन में मैं आपको आगे की तैयारी करवा दूँगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी पहली बार ही यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी कम है, मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इतना टाइम मिल गया जिस वजह से हमारा 50% सिलेबस ख़त्म हो गया। रिसर्च के बाकी क्वेश्चंस तो मैं जो हमारा ए पार्ट हुआ है, बी पार्ट हुआ है, इनके क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ, लेकिन जो सी पार्ट है और डी पार्ट है इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो सारे करवा दूँगी। ठीक है, तो आगे आप सभी लोगों से मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में कोई वो नहीं होगा कि जो रिसर्च है ये केवल मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसके बाद आगे की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, तो आप जितनी आप कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं बुक से पढ़िए, और जो आपकी पर्सनल तैयारी है वो अच्छे से रखिए। और स्पेशली टाइम बहुत कम है तो फोकस किस पर कीजिए, कंटेंट पढ़िए और फोकस कीजिए हमारे इस पे क्वेश्चंस पे। और आप सभी लोगों को और बता दूं, अब हमारे जो इसमें एजुकेशन के पेपर में 2 पैराग्राफ आते हैं, यानी कि 20 नंबर के पैराग्राफ आते हैं आपका। ठीक है, अभी पिछला जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 पैराग्राफ थे। ठीक है, इसके पहले जो आपका जून वाला पेपर हुआ था उसमें 1 पैराग्राफ था। ठीक है, तो ऐसा जबकि हमारे सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट में पैराग्राफ आएगा, लेकिन फिर भी आ रहा है, तो आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी करिए। ठीक है, ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, तो केवल इसमें प्रैक्टिस ही होती है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 नंबर का पैराग्राफ आपका फर्स्ट पेपर में आता है। ठीक है, और 20 नंबर का पैराग्राफ आपका मान लीजिए सेकंड पेपर में। मान लीजिए 2 पैराग्राफ नहीं भी आएंगे तो 1 पैराग्राफ तो जरूर आएगा, क्योंकि 2 बार से हम देख रहे हैं, दिसंबर में भी आया था और जून में भी आया था। ठीक है, तो ये 30 जो नंबर है ये आपके फ्री के नंबर हैं, तो यदि आप इनकी जो प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आपका 30 नंबर तो ये फ्री के ही हो जाएंगे, और बाकी जो तैयारी कर सकते हैं अपना टॉपिक मजबूत कीजिए। ठीक है, और फर्स्ट पेपर को लेकर भी चलिए, ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट पर ही ध्यान देते रहें। यदि आप सब्जेक्ट पर ही ध्यान देंगे, फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जीआरएफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जीआरएफ के लिए हमको 30 से 35 क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर नहीं, 30 से 35 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए, तब जाके हमारा जीआरएफ होता है। ठीक है, नेट के लिए तो मान लीजिए हमारा 25 क्वेश्चन सही हो भी जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन तो हमारा नेट निकल जाएगा, लेकिन जेआरएफ के लिए कम से कम 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक के बारे में कि हम बात क्या कर रहे थे कल। हमारा पार्ट सी चल रहा है, यूनिट 6 का पार्ट सी चल रहा है, जिसमें हम कल आपको पढ़ा चुके हैं
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ा चुके हैं, परिवर्तिता विचलन क्या होता है ये भी पढ़ा चुके हैं, विश्वास सीमाएं 0.5 से लेके 0.1 जो आपकी विश्वास सीमाएं होती हैं वो भी पढ़ा चुके हैं। अब है आपका डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, पैराग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा की रेखा चित्रात्मक क्या है, डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कि डाटा को किस तरीके से हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आपका डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण मतलब जो हमारे पास डाटा है, जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जो हम सूचनाएं कलेक्ट करते हैं स्टैटिकल रूप से। ठीक है, गुणात्मक सांख्यिकी होता है आपका, संख्यात्मक सांख्यिकी होता है, तो उस डाटा को हम ग्राफ के रूप में किस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल हमको ये देखना है कि हम अपने डाटा को ग्राफ के रूप से, रेखाओं के रूप में, रेखा के रूप में किस तरीके से दर्शा सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आपके फर्स्ट पेपर में जो आपका DI होता है इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, कुछ कॉलम बने होते हैं, इस तरीके से दिया होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी डाटा का रेखा चित्रात्मक कहते हैं। या मान लीजिए आपका इस तरीके से दिया होता है, DI आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने डाटा को दर्शाना है। या मान लीजिए पाई चार्ट आता है, ठीक है, इस तरीके से दिया होता है। तो ये सब क्या है आपके डाटा की रेखा चित्रात्मक रूप है कि किस तरीके से हम अपने डाटा को दिखा सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमको कैसे पता चलेगा, दिख रहा है ना, इसका स्कोर कितना है, हाई स्कोर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए कितना है, 30% है, ये 20% है। ठीक है, ये 10%, ये 5% है। तो इस तरीके से हमें अपने डाटा को दिखाना है। ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये गांव से रिलेटेड है, विलेज से रिलेटेड है, ये आपके शहर से रिलेटेड है। ठीक है, सिटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जब हम अपने डाटा को दिखाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाटा का रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। डाटा को अपने किसमें, ग्राफिक्स रूप से दर्शाना। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से, केवल इसमें इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी आए भी नहीं है। ठीक है, इसमें हम बता देते हैं कि कौन कौन से आपके डाटा है, किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपका है वो है हिस्टोग्राम, स्तंभाकृति। ठीक है, स्तंभाकृति है हिस्टोग्राम। क्या है, स्तंभाकृति, हाँ, हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके बाद आपकी है आवृत्ति बहुभुज। बहुभुज, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तीसरा है आपका संचित आवृत्ति वक्र। संचित आवृत्ति वक्र। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिख रहा है सभी लोगों को।
चौथा है आपका 4 प्रकार के आपके इसमें रेखा चित्रण बताए हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने डाटा को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, संचित प्रतिशत वक्र, ये इसको कहते हैं ओजाए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व और ओजाए। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के जो स्तंभाकृति होती है वो क्या होती है, जो हमने आपको अभी इस तरीके से बताया। इस तरीके से हम अपने डाटा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास डाटा है, यदि हमको दिखाना है कि 50-50% कितना होगा, तो हम मान लीजिए 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। अब मान लीजिए हमको 75% दिखाना है, तो हमने 75 का ये बना दीजिए। अब मान लीजिए हमको 100% दिखाना है, तो हमने इससे भी बड़ा। तो इसको कहते हैं स्तंभाकृति। ठीक है, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डाटा को प्रस्तुत करते हैं। अब आती है फ्रीक्वेंसी पैरागोन। इसका क्या मतलब होता है, आवृत्ति बहुभुज। ठीक है, इसमें हमारी जो आवृत्तियाँ होती हैं, जो हमारी रेखाएं होती हैं, कई रेखाएं होती हैं। ठीक है, कई रेखाएं होती हैं और सतत चर होता है। क्या होता है, सतत चर होता है कई रेखाओं के रूप में। ठीक है, जो आपको इस तरीके से डाटा बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, और इसको यहाँ पे कहीं ऊंचा या यहाँ जगह नहीं है, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरीके से बना, यहाँ ऊंचा हो गया। फिर इस तरीके से जब हम डाटा को सॉल्व करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी पैरागोन। ठीक है, इसके बाद है आपका संचित आवृत्ति वक्र, जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है वो हिंदी में होता है बारंबारता। ठीक है, मतलब जब कभी भी, जैसे जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में जो हमारा मोड होता है, बहुलक होता है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है, बहुलक ऐसी माप होती है जिसकी आवृत्ति कई बार होती है। ठीक है, कई बार होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब मोड की आवृत्ति, बहुलक की आवृत्ति कई बार दी हुई हो, तो मान लीजिए जैसे किसी भी जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें ठीक है, तो इसमें कितना, ये जो 2 संख्या है कितनी बार आया हुआ है, 6 बार। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 होगी। तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी को एक रेखा के, एक डाटा के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से, मान लीजिए ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, क्यूमुलेशन फ्रीक्वेंसी कर्व। जैसे इस तरीके का मान लीजिए कोई चार्ट बनाते हैं और फिर इसकी बारंबारता को, मतलब इस तरीके से कि फिर इतना है, तो इस तरीके से जब हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संचित आवृत्ति वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, मतलब जो बहुलक है, जो मोड है, वो एक ऐसी आवृत्ति है, एक ऐसी माप है जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की। ठीक है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की ऐसी माप है जो किसी भी आवृत्ति वितरण में या किसी भी ग्राफ में 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि 1 से ज़्यादा बार उसकी आवृत्ति है तो उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मोड की वैल्यू 1 बार हो, ठीक है, 1 हो, तो इसको क्या कहते हैं, यूनी मॉडल कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भी आवृत्ति वितरण में या मान लीजिए किसी भी ग्राफ में जो मोड होता है उसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो उसको क्या कहते हैं, यूनी मॉडल कहते हैं। ठीक है, और यदि 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, वाई मॉडल कहते हैं, और यदि 3 हो या 3 से भी ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं मल्टी मॉडल। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से ग्राफ में हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका संचित प्रतिशत वक्र। ठीक है, ठीक है, इसमें जो संचित प्रतिशत वक्र होता है या संचित आवृत्ति वक्र होता है, इसमें केवल ये होता है, इसमें जो आवृत्ति होती है किसी भी संख्या की या किसी भी डाटा की 1 से अधिक बार होती है। जैसे मोड होता है, तो आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जो मोड है वो ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है कि जिसकी किसी भी आवृत्ति वितरण में या किसी भी ग्राफ में जो आवृत्ति होती है, मतलब बारंबारता होती है, वो 1 से अधिक बार होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें जैसे मान लीजिए प्रतिशत बताता है। ठीक है, संचित प्रतिशत वक्र, मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इतना आपका हो गया 25%, इतना हो गया आपका 50%, मान लीजिए इतना हो गया आपका 75%। तो और इस तरीके से जो हमारा ग्राफ पे हम जिस डाटा को प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को कहते हैं डाटा रेखांचित
रेखा चित्रात्मक प्रस्तुति, ठीक है। मतलब जब कभी भी हम डेटा को किस तरीके से दर्शाते हैं, एक ग्राफ के रूप में, ठीक है, ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, तो इसी को कहते हैं ग्राफिकल डाटा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है प्राक्कल्पना का परीक्षण, ठीक है। वैसे हम आपको बता चुके हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। प्राक्कल्पना का परीक्षण, ठीक है, क्या है प्राक्कल्पना परीक्षण, प्राक्कल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, यही है ना, प्राक्कल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो प्रकार 1, प्रकार 2 त्रुटियां भी हैं, ठीक है। तो प्राक्कल्पना होती क्या है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब कभी भी हम रिसर्च करने जाते हैं, शोध करने जाते हैं, तो शोध में सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है। उससे संबंधित क्या हम कोई भी प्राक्कल्पना बनाते हैं, हमारे पास क्या हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो जो प्राक्कल्पना बनाते हैं, प्राक्कल्पना हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, शून्य प्राक्कल्पना, जिसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और एक होती है वैकल्पिक प्राक्कल्पना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक प्राक्कल्पना में क्या होती है कि प्राक्कल्पना में हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम ये देखते हैं, ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है कि शून्य परिकल्पना होती है, क्या होती है कि 2 चरों के मध्य कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, ठीक है। शून्य परिकल्पना हमेशा किससे, नेगेटिव से शुरू होती है, ठीक है, नेगेटिव से शुरू होती है, और इसको कहीं कहीं निराकारी परिकल्पना भी बोलते हैं, ठीक है, निराकरणीय, ठीक है। क्वेश्चंस भी आया है इसमें, इसको एक निराकरणीय शून्य परिकल्पना को, जैसे मान लीजिए निराकरणीय परिकल्पना लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, ठीक है, नेगेटिव से शुरू होती है। मान लीजिए 2 चरों के मध्य कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, और इसमें क्या होता है, 2 चरों के मध्य सार्थक अंतर है, ठीक है, 2 चरों के मध्य सार्थक अंतर है, ये कहता है अंतर है, ठीक है, सार्थक अंतर नहीं, सार्थक संबंध लिखते हैं, ठीक है, संबंध इसमें भी लिखेंगे, संबंध, ठीक है, नहीं ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि 2 चरों के मध्य कोई सांख्यिकीय सार्थकता नहीं है, ठीक है, 2 चरों के मध्य कोई सांख्यिकीय सार्थकता नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 चरों के मध्य सांख्यिकीय सार्थकता है, ठीक है, सांख्यिकीय सार्थकता है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हम क्या देख रहे हैं कि एक चॉकलेट देने का या पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं या नहीं, ठीक है। केवल हम ये देख रहे हैं कि पुरस्कार देने से, चॉकलेट देने से बच्चे जो हैं जो अपना होमवर्क जल्दी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, हमको मालूम नहीं है करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। केवल हम ये प्रभाव इफेक्ट देख रहे हैं, इसी को कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। तो हाइपोथेसिस में हमको ये भी मालूम चलता है, ये भी टेस्ट करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि पुरस्कार देने से या चॉकलेट देने से बच्चा जल्दी सीखता है या बच्चा अपना जल्दी होमवर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है, तो इसके अपोजिट हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, अपोजिट हमारी नल हाइपोथेसिस बन जाएगी कि चॉकलेट देने से बच्चा जल्दी नहीं सीखता है, ठीक है।
एक हमने जो हाइपोथेसिस बनाई, मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं कि चॉकलेट देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट उसका हमारा क्या बन गया, ये हम रिसर्च कर रहे हैं। जब हमको रिसर्च में जिस तरीके के रिजल्ट आएंगे उसी के आधार पर तो हम कह सकते हैं, यदि बच्चे जल्दी सीखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई चॉकलेट देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। लेकिन यदि बच्चे नहीं सीखेंगे, ठीक है, यदि चॉकलेट देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखेंगे तो हम कहेंगे चॉकलेट देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखते। ये तो तब सिद्ध होगा जब हमारी रिसर्च हो जाएगी, जो रिजल्ट निकल कर आएगा तब पता चलेगा हमको कि बच्चे चॉकलेट देने से सीखते हैं जल्दी या नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने पुरस्कार देखा कि पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इस संबंध में जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस हमने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कि जो हमारे उससे रिलेटेड जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जो उससे संबंधित हम साहित्य पढ़ते हैं या जो आंकड़े होते हैं, डेटा के आधार पर ही हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो हमारा रिजल्ट कैसा निकलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है, 1 महीना ही बचा है, 20-25 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, ठीक है। तो आप हाइपोथेसिस आपके मन में 2 प्रकार की हैं। एक ये है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, एक ये है कि आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो जो ये हाइपोथेसिस है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ये कौन सी है, वैकल्पिक कल्पना, ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा तो ये क्या है, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। तो हम जब भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को बनाते हैं तो जस्ट अपोजिट शून्य प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बच्चे पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, एक ये हाइपोथेसिस बनाई, और दूसरी हाइपोथेसिस ये बनाई कि पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं। 2 टाइप के, तो 2 टाइप की हमने हाइपोथेसिस बना ली, एक पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, दूसरी बनाई पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जब रिसर्च के बाद ही तो ये सिद्ध होगा कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे। लेकिन जब हमारा रिजल्ट क्या आता है कि पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं, तो ये किस टाइप की हाइपोथेसिस थी, हमारी नल हाइपोथेसिस की, पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखते, ये नल हाइपोथेसिस थी। और यदि रिजल्ट भी यही कहता है कि पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी नहीं सीखते, वास्तविकता में ये बात सत्य अगर हो जाती है, रिसर्च के दौरान रिसर्च करने के बाद ये बात सत्य हो जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है, नल हाइपोथेसिस सत्य हो जाती है। और जो वैकल्पिक अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसी होती है, असत्य हो जाती है, ठीक है, अपने आप रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये सत्य हो जाएगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि पुरस्कार देने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तो हमारी क्या, वैकल्पिक हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस सत्य हो जाएगी, और आपकी जो शून्य परिकल्पना होगी, नल हाइपोथेसिस होगी, वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि इन दोनों का रिजेक्ट और एक्सेप्ट एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यदि ये एक्सेप्ट होगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, और ये एक्सेप्ट होगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इनमें हमने आपको बताया कि 2 चरों के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम किया कि पुरस्कार का, ठीक है, पुरस्कार या मतलब टॉफ़ी दी जो बच्चे को, टॉफ़ी का सीखने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे 2 चर हुए, एक हुआ चर पुरस्कार पहला चर, और सीखना हुआ दूसरा चर, दूसरा वेरिएबल्स हुआ। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है कि 2 चरों के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई सार्थक संबंध नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ये वाली परिकल्पना सत्य होती है, ये वाली प्राकल्पना हाइपोथेसिस सत्य होती है, तो ये कहता है कि 2 चरों के मध्य सार्थक संबंध है, मतलब पुरस्कार के बीच और सीखने के बीच संबंध जो कैसा है, सार्थक है। इसके द्वारा बच्चे को सिखाया जा सकता है। इनमें 2 वेरिएबल्स कौन से हुए, सीखना और पुरस्कार, ठीक है। 2 चरों के मध्य सांख्यिकीय ये सार्थकता है, मतलब रिसर्च के दौरान हमको पता चला कि इन दोनों के मध्य, जब कभी भी हम बच्चे को रिसर्च में, जब कभी भी हम बच्चे को सिखाने के लिए पुरस्कार का यूज करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये सार्थक संबंध क्या होता है और सार्थक अंतर, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। ये आपके रिसर्च में क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एक होता है सार्थक संबंध और एक होता है सार्थक अंतर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने, क्या ये दिख रहा है सभी लोगों को, मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बनाए, ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाया और एक ग्रुप बनाया। जब कभी भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए ये तो पहले तो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक है,
नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। तो ये सिद्ध कैसे होगा कि शून्य परिकल्पना सत्य है या वैकल्पिक परिकल्पना सत्य है। ठीक है, तो जब कभी भी हम 2 ग्रुप बनाएंगे, यहाँ मान लीजिए 10 बच्चे और यहाँ 10 बच्चे, इन 10 बच्चों को हमने क्या दिया, पुरस्कार दिया, ठीक है, और इन बच्चों को हमने पुरस्कार नहीं दिया, कोई बात ही नहीं की, इनको बताया ही नहीं कि पुरस्कार भी होता है। ठीक है, तो जब ये बच्चे जल्दी सीख गए, ठीक है, पुरस्कार देने से जल्दी सीख गए, किनकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा। जब आपस में हमने इनके डिफरेंट को देखा, ठीक है, डिफरेंट को देखा, जब हमने पहले रिसर्च किया, इन 10 बच्चों को पुरस्कार दिया, इनको नहीं दिया, ए ग्रुप वालों को दिया, बी ग्रुप वालों को नहीं दिया, इसके बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, उन दोनों की रिजल्ट को क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपेयर किया, दोनों की तुलना की। इसमें हमने देखा कि बच्चे जल्दी नहीं सीखे, बच्चों ने अपनी गति से ही काम किया, जिस तरीके से बच्चे सीखते थे, या इस तरीके के हमने क्या किए, 2 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप में हमने पुरस्कार दिया, बी ग्रुप बनाया, बी ग्रुप में हमने पुरस्कार क्या किया, नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा जब इनका जो रिजल्ट आया रिसर्च करने के बाद, तो इनका जो रिजल्ट आया, फिर उस रिजल्ट को हमने क्या किया, कंपेयर किया। फिर देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप में हमने टॉफ़ी दी, चॉकलेट दी, पुरस्कार दिया, उससे बच्चे क्या हुए, सीख गए। ठीक है, सीख गए, तो बच्चों का सीखना और पुरस्कार का संबंध है। ठीक है, ये एक केवल अनायास घटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका रीज़न कोई और है। या मान लीजिए अपने आप से बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों का सीखना किससे रिलेटेड है, पुरस्कार से, मतलब कि स्वतंत्र चर से, वेरिएबल से, कोई भी वेरिएबल से इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, पुरस्कार दिया और बच्चों ने जल्दी नहीं सीखा, अपने नॉर्मली सीखे, तो यहाँ पर क्या है कि पुरस्कार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि सार्थक संबंध है। ठीक है, जो संबंध कैसा है, सार्थक है, अनायास कोई घटना नहीं है कि बच्चा पुरस्कार देने से ही सीख रहा है, केवल ऐसे नहीं कि पुरस्कार देने से नहीं कि बच्चा कोई और वजह से सीख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, संबंध कैसा है, सार्थक है, और यहाँ पर कैसा है, सार्थक संबंध नहीं है। पुरस्कार के बीच और सीखने के बीच जो संबंध है वो सार्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं सीखे। तो इसी को कहते हैं सार्थक संबंध, कि जो हम बच्चा सीख रहा है, जो हम उसको हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है, जो हम उसको मतलब बच्चे का सीखने का कारण है, वो क्या है, केवल और केवल पुरस्कार है। ठीक है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, और सीखना कैसा है, बच्चे का सार्थक है, वो किसी और वजह से नहीं सीख रहा, केवल पुरस्कार की वजह से सीख रहा है। ठीक है, समझ में आया, और सार्थक अंतर। ठीक है, 2 चरों के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है, ये नेगेटिव हाइपोथेसिस बताई थी आपकी। तो आपकी ये क्या हो गई कि पुरस्कार के बीच और सीखने के बीच कोई भी सार्थक संबंध नहीं है। ठीक है, 2 चरों के मध्य कोई सांख्यिकीय सार्थकता नहीं है। सांख्यिकीय सार्थकता आपको बताया कि मतलब वही है। ठीक है, कि पुरस्कार से ही बच्चा सीखता है, और पुरस्कार से अगर बच्चा नहीं सीख रहा तो उनमें कोई भी सांख्यिकीय अंतर नहीं है, सांख्यिकीय सार्थकता नहीं है। बच्चा और किसी कारणों से भी सीख सकता है, बच्चे का सीखना कैसा है, अनायास है। ठीक है, संयोगवश है, चांस है। ठीक है, इस तरीके से 2 चरों के मध्य सार्थक संबंध है, 2 चरों के मध्य सार्थक संबंध है, सांख्यिकीय सार्थकता है, मतलब कि सांख्यिकीय सार्थकता है, बच्चों का सीखना अनायास नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, कोई चांस भी नहीं है। इसी में जब हमने आपको बताया था ना कि ये कैसा होता है, इसमें कि जो त्रुटि होती है आपकी विश्वसनीयता की त्रुटि होती है 0.5 से लेकर 0.1 तक होती है। तो यहाँ पर आपको बता चुकी हैं कि यहाँ पर 100 में से 5 गलती, मतलब जो 5 अंतर आए हैं 100 में से, मान लीजिए हमने किसी भी बच्चे को सिखाया, 100 बार सिखाया। ठीक है, सीधा सा सीखिए, किसी भी बच्चे को 100 बार हमने क्या दिया, टॉफ़ी दी, तो बच्चे को 100 बार सिखाया तो बच्चा सीखा। ठीक है, तो जो हमने 100 बार इस पर प्रयोग किए, तो यहाँ पर 95 बार तो बच्चा कैसा, इसी के उससे सीखा, टॉफ़ी देने से सीखा। ठीक है, टॉफ़ी देने से ही सीखा, लेकिन 5 बार कैसा हुआ, ये एक चांस हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं विश्वसनीयता का स्तर। अभी आपको पढ़ाएगा एक क्या हुआ, चांस होगा, 5 बार बच्चा उसमें से
टॉफ़ी देने से नहीं सीखा। तो 5 बार तो उसमें क्या हो गया, एरर आ गई, तो वो और किसी कारण से सीखा। 5 बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा किसी और कारण से सीखा हो, लेकिन 95 बार बच्चा किससे सीखा, आपका टॉफ़ी से ही सीखा या पुरस्कार से ही सीखा। तो ये आपका कैसा हो गया, 0.5 लेवल। लेकिन 0.1 में क्या होता है कि बच्चा 99 बार पुरस्कार देने से ही सीखता है। 1% इसमें चांस होता है, क्या होता है कि वो किसी और वजह से सीख जाए, उसका सीखने का कारण कुछ और हो जाए। ठीक है, तो 1% उसमें एरर हो सकती है। तो इसका विश्वसनीयता का जो आपका स्तर होता है 0.5 से लेकर 0.1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं शून्य परिकल्पना के टाइप। तो हम आपको बता चुके हैं शून्य परिकल्पना के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। शून्य परिकल्पना के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है टाइप 1 एरर, ठीक है, और दूसरा होता है टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर, तो इसको हम कहते हैं आपका अल्फा एरर कहते हैं और इसको बीटा एरर कहते हैं। ठीक है, अल्फा एरर कहते हैं इसको, अल्फा एरर कहते हैं, सॉरी अल्फा ऐसा नहीं होता है, भाई भूल गए। ठीक है, इसको अल्फा एरर कहते हैं। ठीक, इस तरीके से अल्फा एरर कहते हैं और इसको बीटा एरर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप 1 त्रुटि क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। टाइप 1 एरर ये भी शून्य परिकल्पना होती है, ये भी नल हाइपोथेसिस होती है और ये भी नल हाइपोथेसिस होती है। तो इन दोनों एरर को हमको रोकना होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर हमारा इन दोनों एरर का इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इन दोनों एरर को शोधकर्ता रोकने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होता कि केवल इसको रोकने की कोशिश करता है या इसको। ठीक है, दोनों एरर को रोकने की कोशिश करता है कि इन दोनों एरर का इफेक्ट, इन त्रुटि का इफेक्ट हमारे रिसर्च पर ना पड़े। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब वो टाइप 1 एरर को रोकने की कोशिश करता है, टाइप 1 एरर को कम करने की कोशिश करता है, तो आपकी टाइप 2 त्रुटि कैसी होती है, टाइप 2 एरर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब इसको रोकने की कोशिश करता है तो ये बढ़ जाती है। तो मतलब इन दोनों में ये बराबर नहीं रहती हैं, या तो ये बढ़ जाएगी या ये बढ़ जाएगी। जब हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, इसको कम करने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों को इफेक्ट हमारे रिसर्च पर होता है। टाइप 1 एरर क्या होती है हम आपको बता चुके हैं कि जब शून्य परिकल्पना, ठीक है, शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस क्या हो, आपकी सत्य हो, सही हो, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, अस्वीकार कर दिया जाए, दिख रहा है, मतलब कि रॉन्ग कह दिया जाए। नल हाइपोथेसिस हमने क्या बताई थी आपकी, कि बच्चा पुरस्कार देने से नहीं सीखता है। ये तो हुई हमारी नल हाइपोथेसिस बनी ना, कि बच्चा पुरस्कार देने से नहीं सीखता है। ये हाइपोथेसिस कैसी है, रिजल्ट में क्या आया, बच्चा पुरस्कार देने से नहीं सीखा, तो हमारी नल हाइपोथेसिस कैसी हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कैसी हो गई, सत्य हो गई। लेकिन फिर भी बाद में हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सही शून्य परिकल्पना को, जब हम सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं तो टाइप 1 एरर होती है। ठीक है, समझ में आया। दूसरी एरर क्या होती है, गलत शून्य परिकल्पना को, कल्पना मतलब कि आपकी रॉन्ग। ठीक है, जब कभी भी रॉन्ग हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। मतलब सही होने पर भी हम उसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, गलत कहते हैं, तो टाइप 1 एरर होती है। और जब गलत होने पर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो गलत थी, ठीक है, परिकल्पना कैसी थी, गलत थी, रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपकी टाइप 2 एरर होती है। ठीक है, सीधा सा समझ लीजिए, कोई व्यक्ति सही है फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के द्वारा उसको गलत साबित करना है, तो ये टाइप 1 एरर हुई। ठीक है, कोई व्यक्ति सही है लेकिन फिर भी हमने उसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, उसका व्यक्ति का हम साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमारी टाइप 1 एरर हो गई। लेकिन दूसरी जगह क्या है, कोई व्यक्ति गलत है, वो गलत है, फिर भी हम उसको सही मान रहे हैं
फिर भी हम उसका साथ दे रहे हैं, उसको सही मानकर चल रहे हैं, तो क्या होती है, टाइप 2 एरर हो जाती है। लेकिन टाइप 1 से टाइप 2 एरर कैसी होती है, बड़ी होती है। ये आप हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी गलती बड़ी होती है, टाइप 1 एरर बड़ी होती है, टाइप 2 एरर बड़ी होती है, तो टाइप 2 एरर बड़ी होती है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हम सही व्यक्ति को ना माने, उसकी सही जो कोई सही बात मैं आपको सही बता रही हूँ फिर भी आपको गलत लग रहा है, तो ये तो चलेगा भाई, ठीक है, आप हमारी नहीं मानेंगे, किसी दूसरी की माने, लेकिन हम गलत व्यक्ति का साथ दें तो ये ज़्यादा बड़ी गलती होती है। ठीक है, हम सही बात को ना माने ये तो ठीक है, गलती है, लेकिन हम सही बात को नहीं भी मान रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी गलती हुई, तो आपकी ये वाली ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, ये समझ में, ठीक है। लेकिन इन दोनों का इफेक्ट हमारी रिसर्च पर पड़ता ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों को यदि हमको दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को दूर करने का उपाय क्या होता है। तो जब कभी भी, अभी हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं, जब हम सैंपल लेते हैं तब कभी भी जो भी सैंपल मान लीजिए, कोई हमारी पॉपुलेशन कैसी होती है, जनसंख्या कितनी होती है, जनसंख्या है हमारी 5000, ठीक है, या 50,000 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, 50,000 है। अब 50,000 लोगों पर तो हम रिसर्च करेंगे नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल में मान लीजिए हमें 500 व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, तो जब 500 व्यक्तियों पर रिसर्च करेंगे और पूरे के पूरे 50,000 व्यक्तियों पर रिसर्च करेंगे, तो कौन सी रिसर्च ज़्यादा सही होगी, आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व तो करेगी क्या, जो पूरे के पूरे इस 50,000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद हमको जो परिणाम आएगा, क्या 500 व्यक्ति के बाद परिणाम आ जाएगा, लेकिन फिर भी सैंपल के द्वारा एक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, पूरे के पूरे लोगों पर तो रिसर्च नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं और सैंपल से जो परिणाम निकल कर आते हैं उस परिणाम को किस पर कर देते हैं, इस पर। ठीक है, ये जो सैंपल होता है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो लेकिन जब कभी मान लीजिए हम यहाँ पर 50 लोगों को ही ले लें, तो क्या ये जो परिणाम निकल कर आएगा शुद्ध होगा, सही होगा, नहीं होगा। तो जब कभी भी हमको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को क्या करना हो, कम करना हो, इनको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूर नहीं किया जा सकता, केवल कम किया जा सकता है। जब इन दोनों एरर को क्या करना हो, दूर करना हो या कम करना हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, n का मतलब होता है आपका सैंपल साइज। ठीक है, समूह की संख्या, तो अपना क्या करते हैं, इसको सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, n की संख्या हमको बढ़ानी होती है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए 500 लोगों पर कर रहे हैं, यही हम क्या कर देंगे, 1500 लोगों पर कर देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, एरर थोड़ा कम हो जाएगी। और जब 500 लोगों पर करेंगे तो इसमें गलती थोड़ा सा ज़्यादा होगी, लेकिन जब 1500 लोगों पर करेंगे तो ये जो सैंपल होगा ये ज़्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, इसका रिप्रेजेंट करेगा, ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा इसको, अब पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। और जो हमारा सैंपल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन। ठीक है, पूरी की पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, इसको दर्शाता है। इस सैंपल में सारे के सारे गुण इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। थैंक यू।